नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ताज़ा 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। बहुत से समीकरण बदले हैं, बहुत से समीकरणों ने हैरान किया है और बहुत से समीकरण पहले से अंदेशा था कि ऐसा ही कुछ होगा। कुछ समीकरण अच्छे हुए हैं तो कुछ समीकरण कहा जा रहा है कि लोकतंत्र के लिए बुरे हुए हैं। कुछ संदेश बीजेपी के लिए अच्छे मिले हैं, कुछ संदेश बीजेपी को बुरे मिले। उसी तरह से कांग्रेस के लिए भी कुछ संदेश अच्छे हैं तो कुछ खतरनाक है। खतरनाक संदेशों की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं, खतरनाक संदेशों की बात मैंने भी की है। राहुल गांधी ने आज भी खतरनाक संदेश जो इस चुनाव से निकले हैं वो आपके सामने रखें। जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ये ट्वीट कि पूरा का पूरा इस देश में सिस्टम कैसे चोरी से चलाया जा रहा है, वो राहुल गांधी कहते हैं कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती तो कभी पूरी की पूरी सरकार। लोकसभा में 240 सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। पहचानना मुश्किल नहीं है क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए गए, और हरियाणा वहाँ तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं, वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं और उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो आज ये 140 के आसपास भी नहीं जीत सकते हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं और बात काफ़ी हद तक सच भी है। और आलम यह है कि कांग्रेस जिस ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, कल ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बात की तो आज कांग्रेस उसी ममता बनर्जी के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई। बार बार हम बंगाल और असम की बात करते रहे, पश्चिम बंगाल और असम की हम सब आवाजें उठाते रहे। भले हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, टीएमसी और हम, लेकिन आवाजें उठाते रहे। साहब, कीचड़ फैल रहा है। चुनाव आयोग का काम क्या था? कीचड़ फैलने से रोकने का काम था। हेट स्पीच पे मजबूती से जवाब देने का काम था, एक्शन लेने का काम था, शिकायतों पे का संज्ञान लेने का काम था। चुनाव आयोग ने उस कीचड़ में खुद लेट लेट कर लोकतंत्र को दागदार बना दिया। यह हमारी शिकायत चुनाव आयोग से है, इस देश की शिकायत चुनाव आयोग से। हम टीएमसी के खिलाफ लड़े बंगाल में, आप सबने देखा, मजबूती से लड़े, प्रचार भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा था। चुनाव नतीजों के बाद राहुल जी ने एक स्पष्ट नैतिक स्टैंड लिया, सिद्धांत पे अडिग रहकर एक स्टैंड लिया। बहुत सैद्धांतिक स्टैंड था कि 100 सीटों के लगभग पे ममता जी की पार्टी के साथ खेल हुआ, धांधली से हराया गया। यह मायने नहीं रखता कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, यह मायने नहीं रखता कि हमने चुनाव प्रचार में एक दूसरे के खिलाफ खुलकर छींटाकशी की। मायने यह रखता है कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो वो नतीजों का नुकसान अगर हमारे प्रतिद्वंदी को भी होता है, धांधली का प्रभाव से होता है, तो उस पर हम आवाज उठाएंगे। मैं बधाई देता हूं अपने नेता को कि उन्होंने इतना सैद्धांतिक स्टैंड, सैद्धांतिक एक बात इस दौर में कही जहां सिद्धांतों की राजनीति का ऐसा लगता है कि समाप्त ही हो चुकी है। अब इन 5 चुनाव के नतीजों ने दरअसल 5 राज्यों के 5 चुनावों ने पंजे के लिए 5 संदेश दिए। पंजा यानी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह। कांग्रेस के लिए 5 बड़े संदेश हैं, इसमें से छुपे हुए संदेश है। कांग्रेस को इन्हें समझना होगा और कांग्रेस को इन संदेशों पर अमल भी करना होगा। अगर अमल किया तो कांग्रेस फायदे में रहेगी मेरे हिसाब से, और अगर नहीं किया और जल्द नहीं किया तो पछताएगी भी ज़रूर। ये 5 संदेश क्या है, आज ज़रा इसी पे बात करते हैं। सबसे पहला संदेश है उस राज्य से जहां कांग्रेस तकरीबन 6 दशक बाद, यानी 59 ईयर्स के बाद मंत्री कोई कांग्रेस का बनेगा, कांग्रेस को कोई मंत्री पद मिलेगा। वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस गठबंधन में रही, लेकिन डीएमके ने कभी कांग्रेस को मंत्री पद नहीं दिया। लेकिन पहली बार 6 दशकों में
विजय थलपति टीवी के पार्टी वाले कांग्रेस के साथ गठबंधन समझौता हुआ है, कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट दिया है और बदले में कांग्रेस ने मंत्री पद भी मांगा है जो 59 ईयर्स के बाद कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस के अलावा एक ज़रूरी संदेश मेरे पास आपके लिए भी है। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे शुरू करें सर। ऐसे में आपको मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है मार्केट वुल्फ, जो एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है जहां से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस के साथ, और यहाँ पर कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस भी नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप इससे कैसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर मार्केट वुल्फ के ऐप को ओपन किया और अपना पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है ना, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहाँ बहुत छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इस ऐप में इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1476 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके हिसाब से रिकमेंडेशन फॉलो किए हैं उन्होंने लगातार 3 महीने अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। पहले महीने में 57,170, दूसरे महीने में 70,468 और तीसरे महीने में 59,696 रुपये का प्रॉफिट यूज़र ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस रिकमेंडेशन पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे यूज़ करना बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है। इस वीडियो के पास ज़रूर जाइए, मार्केट वुल्फ ऐप को चेक कीजिए और अपना सफ़र शुरू कीजिए। तो पहला संदेश जो निकल के आया है इन चुनाव से कांग्रेस के लिए, खास करके तमिलनाडु के नतीजों के बाद, वो है कि लोकल यूनिट या लोकल कार्यकर्ताओं की बात सुनो। कांग्रेस में ये बड़ी बीमारी है कि फैसले दिल्ली में एसी रूम में बैठने वाले नेता करते हैं, जबकि स्थानीय यूनिट जो कहती है उन्हें अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है। तमिलनाडु की लोकल यूनिट पूरा जोर लगा के कांग्रेस को पहले से कह रही थी हाईकमान को कि डीएमके के साथ छोड़कर हमें टीवीके के साथ जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली में इसी रूम में बैठे नेताओं ने ये बात को समझा नहीं और अपना एक्सपीरियंस थोपते हुए फिर डीएमके का साथी बनना बेहतर समझा। पार्टी ने फैसला लिया और नतीजा आपके सामने है। ये तो शुक्र है कि टीवीके को ज़रूरत पड़ गई कांग्रेस की और उन्होंने कांग्रेस को सबसे पहले न्योता दिया। कांग्रेस 6 दशक बाद मंत्री कांग्रेस का कोई बन रहा है। अगर 2, 4, 5 सीटें और उनकी आ जाती, 10 सीट और आ जाती विजय की, तो शायद कांग्रेस सत्ता तो छोड़िए, सत्ता में भागीदार या सत्ता को सपोर्टर में भी नहीं होती। तो लोकल यूनिट की ना सुनने का खामियाजा पहले भी कई राज्यों में कांग्रेस भुगत चुकी है। पश्चिम बंगाल में लोकल यूनिट ने बहुत पहले से कह दिया था कि हमें लेफ्ट से अलग होना चाहिए, कांग्रेस हाईकमान ने नहीं माना था। इस बार माना, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। अगर कांग्रेस ने 6 महीने पहले ये तय कर लिया होता, लोकल यूनिट की बात मान ली होती कि बंगाल में अकेले लड़ेंगे, तो लोकल यूनिट जो वहाँ की है उन्हें काम करने का मौका मिलता और शायद अभी जो 2 विधायक जीते हैं इतने कम समय में भी, वो शायद संख्या 8 या 10 या उससे ज़्यादा हो सकती थी। तो इसलिए पहला संदेश इन चुनाव से ये है कि अगर मजबूत करना है अपने आप को और बीजेपी से लड़ना है, तो लोकल यूनिट और स्थानीय नेता और कार्यकर्ता की बात ज़रूर सुनी जानी चाहिए। उनका फीडबैक सबसे बेहतरीन और सबसे अहम होता है। पॉइंट नंबर 2, कुछ लोगों को अजीब लगेगा लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको मालूम है मोदी जी को आज जिस पोजीशन पे पहुंचाया गया है, इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया जाए, उस आंदोलन को छोड़ दिया जाए, तो प्रशांत किशोर एक ऐसा चेहरा है जिन्हें ये जो है वो उपलब्धि हासिल है कि मोदी जी को द मोदी बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। और ऐसा नहीं कि वो फ्लूक निकलेगी कि एक बार हो गया तो हो गया। फिर उन्होंने यही चीज़ नीतीश कुमार के साथ करके दिखाया, ममता बनर्जी के साथ करके दिखाया,
अमरिंदर सिंह के साथ करके दिखाया, और अभी ताज़ा उदाहरण है कि टीवी के पार्टी विजय थलपति की पार्टी के साथ उन्होंने फिर से ये करिश्मा करके दिखाया है। जिस टीवी को हम सब 8 से 10 सीटें दे रहे थे, प्रशांत किशोर ने जब उसका साथ लिया था, जब उनके साथ जुड़े थे, तभी कह दिया था कि ये सत्ता में आ सकते हैं, और प्रशांत किशोर ने ये करके दिखाया। लेकिन असल में हम और आप सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर की पहली पसंद आज भी कांग्रेस है। प्रशांत किशोर आज भी अंदर से कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन पहले कुछ हालात ऐसे हुए कि कुछ प्रशांत किशोर की नाजायज़ शर्तें थी और कुछ कांग्रेस हाईकमान में या कांग्रेस के जो लीडरशिप थी, जो डिसीजन मेकिंग में थी, या जो दिल्ली में बैठे नेता है, वो प्रशांत किशोर के खिलाफ थे। दोनों तरफ से नेगेटिविटी ज़्यादा हुई, कांग्रेस और प्रशांत किशोर का साथ ना हो पाया। लेकिन आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर की बहुत ज़रूरत है, और प्रशांत किशोर को भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए पॉलिटिकली कांग्रेस की ज़रूरत है। जिस तरह से टीवीके के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के अलग होकर साथ निभाया, उसी तरह से कांग्रेस चाहे तो कर सकती है कि आप जन स्वराज अपनी पार्टी चलाते रहिए, लेकिन एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर प्रशांत किशोर को कांग्रेस अपने साथ ले सकती है। देखिए, सुनील कानूगोलू हैं, लोग कहेंगे कि वो उन्हीं के चलें, लेकिन चेला चेला होता है, गुरु गुरु होता है, और इस गुरु ने अपने आप को कई बार प्रूव किया है। तो कुछ अगर मीठ कड़वा घूंट कांग्रेस को पीना भी पड़े तो पी लेना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि प्रशांत किशोर को अब कांग्रेस के साथ एक बार तो कम से कम 2029 पहले 2029 का मौका प्रशांत किशोर को देना चाहिए और कांग्रेस के साथ उन्हें लाना चाहिए। संदेश नंबर 3, जिसका मैंने कल वीडियो भी बनाया था, कि अब एक बात कांग्रेस को क्लियरली सबको मैसेज दे देना चाहिए, बता देना चाहिए कि अब जो विपक्षी गठबंधन बनेगा, जिस इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी मजबूत करने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब कांग्रेस को अपनी पीठ सीधी करनी होगी, यानी कांग्रेस को कांग्रेस शरणम गच्छामि पर चलना होगा। यानी कि अब जो गठबंधन भी विपक्ष का होगा, विपक्ष को लीड कांग्रेस ही करेगी, और कांग्रेस की लीडरशिप पे किसी को सवाल उठाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब ममता बनर्जी कहती है मुझे लीड करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल कुछ और कहते हैं, अखिलेश कुछ और कहते हैं, तो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल टूटता है। क्योंकि जब कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, इन रीजनल पार्टीज़ की तरह हाल में उगा हुआ कार्यकर्ता नहीं है। जब वो मैदान में जाता है तो अगर जहां कांग्रेस का कैंडिडेट है वहां कांग्रेस के लिए काम करेगा, जहां गठबंधन का कैंडिडेट है वहां कांग्रेस का कार्यकर्ता गठबंधन के उम्मीदवार के लिए काम करेगा। लेकिन अगर गठबंधन में ही कांग्रेस के खिलाफ आवाज़ें उठती रहेगी, उल जुलूल बयान आते रहेंगे, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर अपनी पार्टी के इस लथार्जिक और झुके हुई पीठ के रवैये को लेकर खासा मायूस हो जाता है। अब वो ना हो, इसलिए तय कर लीजिए कि कांग्रेस शरणम गच्छामि के अलावा और कुछ ना चलेगा। तीसरा, कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं, बड़े तुर्रम खान हैं, बहुत शानदार वक्ता हैं, और बीजेपी में शानदार बड़े बड़े खतरनाक ग्राउंड नेता है। ये फ़र्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस के जितने तुर्रम खान हैं सब के सब सोशल मीडिया के नेता हैं। अब कांग्रेस को अगर इस चुनाव से कुछ संदेश देखना है तो एक संदेश बड़ा ये भी है कि पार्टी को सोशल मीडिया नेता की जगह ग्राउंड पर काम करने वाले ज़मीनी नेताओं की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर आप कुछ भी लिख दीजिए, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के ट्वीट को आप फॉरवर्ड कीजिए, सोशल मीडिया पर आप मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ कर दीजिए, सोशल मीडिया पर आपकी रीच देखकर आप खुश होते रहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया से आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए आपको ज़मीनी हकीकत जाननी होगी, और ज़मीनी हकीकत जानने के लिए आपको ज़मीन में उतरना पड़ेगा। बीजेपी में आप लाख बुराइयां गिना लीजिए, लेकिन ये उनकी जो है वो खासियत है कि जब से संगठन पे काम किया, सबसे पहला काम बीजेपी ने अपने ज़मीनी कार्यकर्ता को मजबूत करने का किया है।
बंगाल चुनाव में अमित शाह ने, हाल का उदाहरण है कि अमित शाह ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कह दिया था कि 11 बजे से पहले पहले आप वोट डाल दीजिए और उसके बाद वोटर्स को घर से निकालिए और बूथ तक पहुंचाइए। ये कांग्रेस में कहीं नहीं दिखता है। कांग्रेस के नेता खुद भी 4 बजे वोट डालने जा रहे होते, सोशल मीडिया पर सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया वॉरियर बने रहते, जिससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ज़मीनी कार्यकर्ता ढूंढना, ज़मीनी नेता ढूंढना कांग्रेस की आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। सोशल मीडिया वॉरियर का जिनको काम दे रखा है, ये काम उन्हीं तक सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और संदेश नंबर 5 राज्यों के पंजे के लिए 5वां संदेश, वो संदेश ये है कि राहुल गांधी को अब मुसलमानों की बात भी करनी होगी। जी हाँ, मैं कल से इस बात पे जोर दे रहा हूँ। राहुल गांधी कांग्रेस ओबीसी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन खुल के मुसलमानों की या माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करते थे। लेकिन इन चुनाव ने जिस तरह से दिखाया कि मुसलमान अब कांग्रेस को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, कांग्रेस पे भरोसा जता रहा है, तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस को मुसलमानों की बात भी करनी होगी। न सिर्फ बात करनी होगी, खुल के बात करनी होगी, खुल के लिए उन्हें उनके लिए खड़ा होना होगा। अब लड़ाई आर या पार की है। देखिए, इस वक्त जो लोग बीच में खड़े ना, जो एक वक्त में हिंदू बनाम मुसलमान की आंधी में बीजेपी की तरफ मुड़ गए थे, मैं राष्ट्रीय चुनाव की बात कर रहा हूँ, विधानसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा, उसमें से बहुत से लोग जो अंधभक्त हिंदुत्व के भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं, वो बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, उन्हें आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन बहुत बड़ी संख्या हिंदुस्तान के उन मतदाताओं की है जो इस वक्त दोराहे पर खड़े हैं, क्योंकि वो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से अब ऊब चुके हैं। उन्हें ये समझ में आ गया है कि इससे देश का भला ना होने वाला है और ना उनका भला होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें राह नहीं दिख रही। ऐसे लोगों को राह दिखाना भी कांग्रेस का काम है, और ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ बीजेपी के हिंदू मुसलमान नैरेटिव को डिफेंड मत करते रहिए। अगर मुसलमान आप पे भरोसा जता रहा है तो उस मुसलमान की भी बात कीजिए। ईसाई अगर आप पे भरोसा जता रहा है तो ईसाई की बात कीजिए। आप दलित की बात करते, ओबीसी की बात करते, उसी लेवल पे इन माइनॉरिटीज़ की भी बात कीजिए। सबको ये संदेश इक्वल दीजिए कि ये देश फिर उसी पुराने ढर्रे पर चलेगा जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई इस फॉर्मूले पर चलता था, इस नीयत से चलता था। ये बताना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में जो बचा खुचा मुसलमान भटक रहा है अभी इधर उधर, वो भी आपके साथ आ जाएगा। अगर आपके साथ माइनॉरिटी आ जाती है और आपके साथ दलित आ जाता है तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपको ओबीसी में, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा स्वर्ण जो वोट है बीजेपी का, उस पे भी डेंट मारने में आपको आसानी होगी। क्योंकि ये भूलिए मत, आज की डेट में जातिवाद के हिसाब से अगर आप देखोगे, जाति हिसाब से देखोगे, तो सबसे ज़्यादा नाराज़ मोदी सरकार से स्वर्ण समाज है। क्योंकि जब से खास करके वो यूजीसी नियम वाला जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद आज भी स्वर्ण समाज मोदी सरकार से खुश नहीं है। तो जब आप कंसोलिडेट करते हो मुसलमान, ईसाई या माइनॉरिटीज़ आप कह लीजिए, दलित और कुछ पोर्शन स्वर्ण समाज का, तो बीजेपी के पास हिंदुत्व के नाम पर बचता कुछ नहीं है। जो बचा भी होगा वो 28-26% से ज़्यादा नहीं है। और अगर बीजेपी 26-28% तक आप सिमटा सकते हो तो राहुल गांधी ने जो शुरू में कहा कि 140 आना भी मुश्किल हो जाएगा, वो बात 100% सच साबित हो सकती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अब बैक फुट पे नहीं खेलना है, जो खेलना है फ्रंट फुट पे खेलना है। बीजेपी के नैरेटिव की काट नहीं ढूंढनी है, अपना खुद का नैरेटिव स्थापित करना है और अपना खुद का जो एक रास्ता है वो अपनाना है। और उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि ये जो SIR, वोट चोरी, ये सब मुद्दे ठीक है, इन मुद्दों से जन आंदोलन नहीं खड़ा किया जा सकता। कांग्रेस
और समूचे इंडिया गठबंधन के लिए आज की डेट में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है वो है जन आंदोलन की। और जन आंदोलन SIR वोट चोरी इस पे नहीं होगा, जन आंदोलन खड़ा होगा लोगों की रोज़मर्रा की समस्याओं की। अगर आप बात करोगे तो गैस का सिलेंडर आज मिल नहीं रहा, गरीब तो छोड़िए बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को नहीं मिल रहा है। ये मुद्दा लोगों तक लेके जाइए। ज़मीनी नेता ढूंढोगे तो ज़मीन के मुद्दे ज़मीन तक पहुँचेंगे। पानी बहुत सारे जो है वो भारत सरकार का वो मिशन था ना, वो जल क्या हर घर जल मिशन, वो पूरी तरह से फ्लॉप है। आज भी भारत के बहुत से राज्यों में बहुत से गांव में पानी नहीं है। बात आप महिला सशक्तिकरण की करते हो, लेकिन महिला के जो रसोई है ना वहाँ पर गैस है ना वहाँ पर पानी है। महंगाई ने उसकी कमर वैसे ही तोड़ दी है और उसके बदले में आप उन्हें 1500-2000 की रेवड़ियाँ दे रहे हो। ये चीज़ें समझाना विपक्ष का काम है। जब तक विपक्ष ऐसे मुद्दों को उठाकर लोगों के बीच नहीं जाएगा, ऐसे मुद्दों पर चुनाव बहिष्कार जैसी धमकियां नहीं देगा, तब तक कुछ नहीं होगा। SIR, वोट चोरी, EVM, इन मुद्दों पर आप जितना मर्जी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन गांव देहात गरीब बस्ती इन लोगों तक इन मुद्दों का कोई असर पड़ता नहीं है। इन्हें तो इनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं उनको उठाने वाले, उन पर बात करने वाले नेता चाहिए। तभी JP आंदोलन जैसी नई क्रांति इस देश में आएगी। और बिना क्रांति आए आज के सिस्टम में सीधा सीधा चुनावी मुकाबले में BJP को हराना कोई खालाजी का बाड़ा नहीं है। जाते जाते फिर आपको याद दिला दूं, मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी सफ़र की शुरुआत कीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की सिर्फ आपसे गुजारिश ही करूँगा। नमस्कार।